गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का अध्ययन करेंगे। इसे हम हिंदी में रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत अथवा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहते हैं। डेविड रिकार्डो ने 1817 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत अथवा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को प्रस्तुत करके न केवल एडम स्मिथ के व्यापार के सिद्धांत के दोषों को दूर करने का प्रयास किया, वरन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब देखिए, रिकार्डो की जो विचारधारा है उसका आधार श्रम का मूल्य सिद्धांत है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर यह आधारित है और यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का मूल्य जो है वो उसमें निहित श्रम से आंका जाता है। जितना उसमें श्रम लगता है उसके आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है और वस्तु का जो परस्पर विनिमय है उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम के आधार पर होता है। जिन वस्तुओं का मूल्य समान होता है उनको बनाने में श्रम की समान मात्रा लगती है। इस प्रकार रिकार्डो ने वास्तविक लागत को श्रम समय के रूप में व्यक्त किया है, लेबर टाइम में इसको एक्सप्रेस किया है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का मूल्य उसकी श्रम लागत पर निर्भर रहता है। अब रिकार्डो की मान्यता क्या थी? रिकार्डो यह मानते थे कि दो देशों में मूल्य की प्रवृत्ति समान होने की नहीं होती है, क्योंकि इन देशों में उत्पत्ति के साधनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशीलता नहीं पाई जाती। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का आयात निर्यात किस आधार पर होगा? रिकार्डो के अनुसार यह तुलनात्मक लागत के आधार पर होता है। इट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। और हम आसान शब्दों में अगर कहें तो जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं तो प्रत्येक देश के लिए लाभदायक यह होगा कि वह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे जिनकी लागत सापेक्षक रूप से न्यूनतम है। रिकार्डो के अनुसार देखिए, लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध निर्धारित करता है। व्यापार क्यों होता है? क्योंकि दो देशों में दो वस्तुओं के उत्पादन की जो लागतें हैं उनमें देयर इज रिलेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और श्रम का भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागतें भिन्न भिन्न होती है। जलवायु, प्राकृतिक साधन, भौगोलिक स्थिति और श्रम की कुशलता में अंतर होने के कारण एक देश किसी वस्तु को जो किसी दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत में उत्पादित कर सकता है, और इस प्रकार प्रत्येक देश क्या करता है? प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें इसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत सबसे कम हो। इसलिए जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है तो वह उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसके तुलनात्मक उत्पादन की लागत कम है और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिससे उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागतें अधिक है। रिकार्डो के अनुसार यही अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है। दिस इज द ओनली बेसिस ऑफ ट्रेड। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक अथवा तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। इस प्रकार कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ होगा और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिसमें उसे तुलनात्मक हानि कम से कम होगी। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। ये तो हुआ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। अब इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं दो ही देश हैं। उदाहरण जो हम लेंगे उसमें हम दो देश मान के चल रहे हैं, अमेरिका और ब्राजील। वे दोनों समरूप दो वस्तुओं जैसे शराब और कपड़े का उत्पादन करते हैं। दोनों देशों में रुचियां समान है। श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। मैंने पहले भी आपको बताया सभी श्रम की इकाइयां समरूप है। श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित है। दोनों वस्तुओं की कीमतों को श्रम लागत निर्धारित किया जाता है।
स्थिर लागत का नियम क्रियाशील है। दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है। देखिए ये सारी मान्यताएं जो है एडम स्मिथ रिकार्डो लेकर चले थे। और नेक्स्ट है उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है, परंतु दो देशों के बीच पूर्णतया गतिहीन है। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है, फ्री ट्रेड है दोनों देशों के बीच। फिर दोनों देशों के बीच व्यापार करने में कोई परिवहन लागत नहीं है और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है उत्पादन के सभी साधनों की दोनों देशों में। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो पूर्ण बाजार है जिसमें दोनों वस्तुओं का विनिमय अनुपात समान रहता है। तो इन सब मान्यताओं के दिए हुए होने पर अब हम एक उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत को, तुलनात्मक लागत सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं आपको वापस बता दूं कि लागतों में तुलनात्मक अंतर कब होता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर तब होता है दो देशों के बीच उस समय होता है जबकि एक देश को दूसरे देश की अपेक्षा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में ही श्रेष्ठता प्राप्त होती है। यद्यपि देखिए यह श्रेष्ठता एक वस्तु के संबंध में कम और दूसरी वस्तु के संबंध में अधिक होती है। यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए दो देश ले रहे हैं, अमेरिका और ब्राजील। और उत्पादन की जो श्रम लागत है हम मान के चलें 10 घंटे श्रम का जो उत्पादन है वो यूनिट्स जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बता रखी है। वी टेक एक कॉमन वो ले रहे हैं हम कि दोनों देशों में 10 घंटे श्रम का जो उत्पादन है वो कितना कितना है दो देशों में। अमेरिका में देखिए 10 घंटे श्रम का जो उत्पादन है वो 80 यूनिट्स शराब की और 90 यूनिट्स कपड़े की। इसी तरह से ब्राजील में 10 घंटे श्रम का जो उत्पादन है वो है 120 यूनिट्स शराब की और 100 यूनिट कपड़े की। और प्रत्येक देश में विनिमय अनुपात अगर हम एक्सचेंज रेशियो अगर हम निकालते हैं तो अमेरिका में यह है 1 इकाई शराब इज इक्वल टू 0.88 इकाई कपड़ा और ब्राजील में 1 इकाई शराब इज इक्वल टू 1.2 इकाई कपड़ा। तो आप देख सकते हैं इस उदाहरण में कि ब्राजील की अपेक्षा अमेरिका में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक सस्ता है, परंतु अमेरिका में शराब के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है क्योंकि शराब में उसकी का जो लागत अंतर है, डिफरेंस इन कॉस्ट है, वो 120 माइनस 80 है और उसके जो कपड़े में उसका लागत अंतर है वो है 100 माइनस 90 10 जो है यूनिट्स की अपेक्षा अधिक है। अथवा जो यदि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का व्यापार अगर नहीं होता है तो अमेरिका और ब्राजील में वस्तुओं का जो विनिमय अनुपात है, अगर व्हेन देयर इज नो ट्रेड तो अमेरिका में 1 इकाई शराब के बदले में 0.88 इकाई कपड़ा मिलेगा और ब्राजील में 1 इकाई शराब के बदले में 1.2 यूनिट्स कपड़ा मिलेगा। परंतु देखिए इस स्थिति की अपेक्षा जब दोनों देशों के बीच व्यापार होता है तो व्यापार करने के फलस्वरूप अमेरिका क्या कर सकता है, 1 इकाई शराब का ब्राजील को निर्यात करके 1.2 इकाई कपड़ा तक प्राप्त कर सकता है। देखिए दैट इज द मैक्सिमम लिमिट कि कितना कपड़ा प्राप्त कर सकता है। अगर ब्राजील को 1.2 इकाई कपड़े की तुलना में 1 इकाई कपड़ा भी देना पड़े 1 इकाई शराब के बदले में, तो भी अमेरिका को इससे लाभ है और ब्राजील को भी इससे लाभ है। तो बेहतर क्या होगा दोनों देशों के लिए? बेहतर यह होगा कि अमेरिका अपने समस्त संसाधन शराब के उत्पादन में लगा दे जो कि तुलनात्मक रूप से वो सस्ता उत्पादित कर सकता है, और ब्राजील अपनी समस्त संसाधन कपड़े के उत्पादन में लगा दे। और ऐसा करने से देखिए दोनों ही देशों को लाभ मिलता है। अब इसको हम अगर हम समस्त उत्पादन की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो समस्त उत्पादन की दृष्टि से भी अमेरिका में जो है कुल उत्पादन जो है वो अगर मान लीजिए 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़े का उत्पादन करता है अमेरिका, तो उसमें 390 श्रमिक लगते हैं। और इसी तरह से ब्राजील में जो है 2 इकाई शराब और ये तो व्यापार के पूर्व है, और इसके अगर व्यापार के पश्चात अगर हम देखें तो अमेरिका और ब्राजील में मिला करके 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़े का जो उत्पादन व्यय है वो 360 श्रमिक है। तो देखिए 390 माइनस 360 जो है वो 30 जो है श्रमिकों का जो है बचत हो रही है व्यापार अगर दोनों देश आपस में व्यापार करते हैं।
तो इस तरह से स्पष्ट है कि दोनों देशों को व्यापार करने से लाभ है। तो जब लागतों में तुलनात्मक अंतर होता है दो देशों के बीच, तो दोनों देशों को ही व्यापार करने से लाभ होता है। अब इस पर्टिकुलर जो है सिद्धांत को हम डायग्राम की सहायता से भी समझ लेते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं चित्र में जो है AB अमेरिका का उत्पादन संभावना वक्र है, और यह 1 इकाई शराब इज इक्वल टू 0.88 इकाई कपड़े के आधार पर खींची गई है वह रेखा, और AC जो रेखा है वो ब्राजील का उत्पादन संभावना वक्र है, जो कि 1 इकाई शराब इज इक्वल टू 1.2 इकाई कपड़े के आधार पर खींची गई है। BC वो सरप्लस है जिसे विदेशी व्यापार के द्वारा दोनों देश आपस में बांट सकते हैं, और B व C के बीच किसी भी विनिमय दर से दोनों देशों को लाभ होगा। मैंने बताया ना 0.88 और 1.2 के बीच में अगर वन यूनिट ऑफ वाइन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ अगर डिसाइड होती है इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो, तो दोनों देशों को इससे लाभ होगा। और डेफिनेटली अगर लागतों में जब तुलनात्मक अंतर है दो देशों के बीच, तो दोनों देशों को अवश्य रूप से दोनों को आपस में व्यापार करना चाहिए और व्यापार से लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये तो हुआ रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का विश्लेषण और एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इस सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं जिसको भी हम देख लेते हैं। यह तुलनात्मक लागत जो सिद्धांत है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का बहुत लोकप्रिय सिद्धांत रहा है, परंतु फिर भी इसकी कुछ कमियां रही हैं, उनको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि ये श्रम लागत की मान्यता को लेकर चलता है, जो कि अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि उत्पादन लागत में केवल श्रम ही सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि उत्पादन के क्षेत्र में भूमि, पूंजी, साहसी आदि सभी का महत्व होता है, और ये भी उत्पादन लागत के अंग होते हैं। फिर समान लागत की जो मान्यता ली गई है वो भी अवास्तविक है। परिवहन लागतों का जो है उनको इग्नोर किया गया है, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी एक अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि व्यावहारिक जीवन में परिवहन लागत नगण्य नहीं होती है, और बल्कि वह एक महत्वपूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। फिर उत्पादन के साधनों की गतिशीलता के संबंध में भी जो मान्यता है वो अवास्तविक है। उत्पादन के साधन एक देश के अंदर तो पूर्ण गतिशील है और दो देशों के बीच अगतिशील है, जो कि ये भी अवास्तविक मान्यता है, जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं पाया जाता है। फिर लागतों को अत्यधिक महत्व दिया गया, मोर इंपॉर्टेंस टू कॉस्ट दिया गया है इसमें, जो कि सही नहीं है। स्वतंत्र व्यापार नीति का अभाव होता है। देखिए यह इस मान्यता पर आधारित है, जो स्वतंत्र व्यापार की नीति की मान्यता पर आधारित है, परंतु आजकल विश्व के लगभग सभी देश राजनीतिक, सैनिक सुरक्षा अथवा आर्थिक या अन्य कारणों से आयात निर्यात पर नियंत्रण लगाए हुए हैं। फिर वस्तु विभेद जो है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। यह जो है यह सिद्धांत ये मान के चलता है कि वस्तुएं गुण में समान होती है, जबकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। फिर विभिन्न देशों में तुलनात्मक लागतों में भिन्नता के कारण क्या है, यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। फिर दो से अधिक वस्तुएं अगर हम लें और दो से अधिक देश अगर हम लें, तो यह सिद्धांत की व्यावहारिकता कम हो जाती है और यह सत्य नहीं सिद्ध होता, यह भी इसकी लिमिटेशन है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता की दोषपूर्ण कल्पना इसमें की गई है, और अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह सिद्धांत अनुपयुक्त है, क्योंकि अर्धविकसित और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वो तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में उनको श्रेष्ठता हासिल नहीं होती है, अनुपयुक्त है कई केसेस में यह अर्धविकसित देशों के लिए। फिर यह सिद्धांत एक तरह से हम कह सकते हैं अपूर्ण है, अव्यवहारिक है, मांग पक्ष की इसमें उपेक्षा की गई है। फिर प्राविधिक अंतर, टेक्निकल डिफरेंसेस होने के कारण जो है वस्तुओं की कीमतों में अंतर हो सकता है, जिसको कि सिद्धांत में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। तो ये सारी जो है इस सिद्धांत की कुछ आलोचना के बिंदु हैं, और पर फिर भी सारांश में ये कहा जा सकता है कि हालांकि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है, परंतु फिर भी यह जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी प्रथम सूत्रबद्ध सिद्धांत है, और अनेक समस्याओं की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र साबित हुआ है।
सबसे पहले रिकार्डो, एडम स्मिथ और रिकार्डो ने एक आधार प्रस्तुत किया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में। आशा है मुझे कि आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।